नमस्कार साथियों, मैं हूं मुकेश और आज के इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन को लेकर काउंसलिंग का जो शेड्यूल जारी किया गया है, इसी के संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। यह अधिसूचना शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को लेकर जो काउंसलिंग है उसके संबंध में ये अधिसूचना जारी किया गया है। इस अधिसूचना के आधार पर ही शिक्षकों का काउंसलिंग किया जाएगा, अर्थात 94,000 शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया जो चल रही है इसमें काउंसलिंग किया जाएगा। अब चलिए हम जानते हैं कि इस काउंसलिंग की प्रक्रिया में किन किन चरणों से आपको गुजरना होगा, कैसे आपको काउंसलिंग करवाना होगा। इस जो लेटर जारी किया गया है शिक्षा विभाग की ओर से, जो अधिसूचना जारी किया गया है, इसको हम बारीकी ढंग से और साधारण भाषा में समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होगा, पूर्व में ही शिक्षा विभाग के द्वारा 3 तरह के काउंसलिंग शेड्यूल जारी किए गए हैं, अर्थात 3 तिथि का निर्धारण किया गया है, जिसमें नगर निकाय, प्रखंड नियोजन निकाय और पंचायत नियोजन निकाय शामिल हैं। इसके बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुख्य बात यह है कि इसके संबंध में जो है शिक्षा विभाग जो है विभागीय अधिसूचना 23/6/2021 को जारी किया था और इसके संबंध में अब 9/7/2021 से पूर्व उपलब्ध करा देंगे। यानी जितने भी पंचायत सचिव और नियुक्ति से संदर्भित सभी अभिलेख नगर पंचायत नगर परिषद को 9/7/2021 से पूर्व जो है उपलब्ध करवा देंगे। इसके संबंध में जो भी गाइडलाइंस होंगे, साथ ही साथ इसमें जो है कुछ निम्न निर्देश दिए गए हैं, जो निर्देश जो बारीकी ढंग से हम जानेंगे। तो इसमें यदि आप काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं तो सबसे पहले शिक्षा विभाग की ओर से, अर्थात आपके नियोजन इकाई की ओर से अनुमोदित सार्वजनिकृत मेधा सूची जो है जारी किया जाएगा। अब जो जारी किया जाएगा उसके आधार पर आपको जो है जो अभ्यर्थी उनमें होंगे उन्हें अपना फोटोयुक्त पहचान पत्र, यानी उन्हें आधार कार्ड लाना होगा या फिर पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक आपको साथ में लेकर के आना होगा। और जहां आपका नियोजन काउंसलिंग आयोजित हो रही है वहां आपको उपस्थित होना होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा नियोजन वार्ड जो है 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए जो भी आवश्यक सूचना होगी वो काउंसलिंग का जो स्थल होगा वहाँ पे आपको दे दिया जाएगा। यदि वहाँ भी नहीं मिलेगा तो आप वहाँ उस नियोजन इकाई के जो भी पोर्टल है उस जिला का NIC पोर्टल, उस पर आपको जो लेटेस्ट अपडेट होगा वो देता मिलेगा, यानी दे दिया जाएगा वहाँ। इसके बाद जो मुख्य जानकारी ये है, आप यहाँ देख सकते हैं कि काउंसलिंग में अभ्यर्थी को क्या क्या लाना होगा। ये डॉट जो है बहुत समय पहले से ही अभ्यर्थियों के मन में थे, तो आप देख सकते हैं ये जो आदेश जारी हुआ है उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि आपको जो है वो देख सकते हैं काउंसलिंग में अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति हेतु समर्पित अभ्यावेदन, यानी जो आप आवेदन दिए हैं, किए गए अंक पत्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ आपको उपस्थित होना होगा। साथ दो उसकी अतिरिक्त स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति के साथ आपको उपस्थित होना होगा। अब ध्यान से इस चीज़ को आप समझ ले, यदि आपने जो आवेदन के समय जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उसके साथ वो डॉक्यूमेंट्स जो है आपको लेकर के जाना होगा ओरिजिनल। साथ ही साथ इसमें 2 प्रति, यानी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी 2 प्रति कर लेंगे, अर्थात 2 छाया प्रति करके उसे आप पिनअप करके और नीचे में अपना सेल्फ अटेस्टेड करके अपने पास रख लेंगे। साथ ही साथ ये महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसका जीरोक्स जो है 2 कॉपी आपको होना चाहिए। जैसे आप माध्यमिक यानी 10th का मैट्रिक का परीक्षा का अंक पत्र और प्रमाण पत्र होना चाहिए, 12th का अंक पत्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आप बीएड किए हैं और यदि आप 1 to 5 या 6 to 8 में जाना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन का भी होना चाहिए अंक पत्र और प्रमाण पत्र। साथ ही साथ प्रशिक्षण का भी अंक पत्र होना चाहिए, चाहे आप DLED है या BEd है। ध्यान रखेंगे यदि आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप प्रोविजनल लेकर के भी जा सकते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा का अंक पत्र भी आपको देना होगा। यदि आप सीटेड किए हैं तो सीटेड में आपने देखा होगा कि सर्टिफिकेट भी मिलता है, तो आप वो भी अटैच कर लेंगे। साथ ही साथ यदि आप आरक्षण कोटि में आते हैं, चाहे वो आप BC हैं, चाहे आप EWS हैं या फिर आप SC ST हैं, तो उसका भी आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा। आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी को आवासीय प्रमाण पत्र अवश्य देना होगा।
ध्यान रखेंगे जो आय प्रमाण पत्र उनके लिए हैं जो बीसी या ईबीसी के अंतर्गत आते हैं, उन्हें आय प्रमाण पत्र देने होंगे। स्वतंत्रता सेनानी के जो लाभ लेना चाहते हैं, उनके जो उत्तराधिकारी हैं, उनके लिए ये प्रमाण पत्र देने होंगे। दिव्यांगता प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस से संबंधित जो भी अभ्यर्थी होंगे उन्हें ये सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र का जीरोक्स कॉपी 2 प्रति में और एक मूल प्रति आपको लेकर काउंसलिंग स्थल पे जाना होगा। ध्यान रखेंगे इसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी कैंडिडेट यदि 82 अंक को लेकर दुविधा में थे तो आप जान ले, यदि आपको सीटेट में 82 अंक है या फिर बिहार टेट में 82 है, फिर भी आप नियोजन में शामिल होंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि यदि आप किसी आरक्षण कोटि से भी यदि सीटेट या बीटेट पास है तो फिर आप, यदि आपका मेधा अंक अच्छा है तो आप यूआर कैटेगरी पर योग्य माने जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे अफवाह फैला रहे थे कि यदि आप आरक्षण कोटि से पहले लाभ ले चुके हैं तो आप जनरल कोटि पे नहीं जा सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो एक अलग था, जो पात्रता आप सिद्ध किए उस समय की बात है, लेकिन यदि मेधा अंक में आप ऊपर हैं तो आप जनरल सीट पे बिल्कुल जा सकते हैं। इसका जिक्र इसमें स्पष्ट रूप से कर दिया गया है। इसके साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं चयनित अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र अंक पत्र जो संबंधित अभ्यर्थी द्वारा स्वहस्ताक्षरित होगा उस पर नियोजन इकाई के सदस्य और सचिव का हस्ताक्षर भी किया जाएगा। इसके उपरांत चयनित अभ्यर्थियों का शेष प्रमाण पत्र वापस कर दिया जाएगा। यानी इस पर आप साफ तौर पे ये समझ गए होंगे कि यदि आप वहाँ चयनित होते हैं तो आपके 2 सर्टिफिकेट जब्त कर लिए जाएंगे। पहला प्रशिक्षणिक प्रमाण पत्र और दूसरा आपका टीटी प्रमाण पत्र वहाँ जब्त कर लिए जाएंगे। साथ ही साथ आपको जानकारी के लिए ये भी बता दें, इसमें स्पष्ट ये दर्शाया गया है कि यदि आपके अंक पत्र और प्रमाण पत्र जो लिए जाएंगे उसको वेब पोर्टल पर जिला अधिकारी या फिर डीपीओ के द्वारा यानी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा वो अपलोड किए जाएंगे, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि किस तरह से अभ्यर्थी का नाम पुकारा जाएगा और किस तरह से, तो आप देख सकते हैं एक निर्धारित निश्चित जो समय है वो 11 बजे से निर्धारित है और 4:30 बजे तक आपका काउंसलिंग प्रक्रिया जारी रहेगा। इस क्रम में 50-50 अभ्यर्थियों को क्रमवार जो है पुकारा जाएगा। ऐसा नहीं है जो डायरेक्टली जो है कहीं से भी कैंडिडेट को उठा लिया जाएगा, बल्कि 50-50 यानी सीरियली ऊपर से कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। उसमें भी इस बात को खास ध्यान रखा गया है कि सबसे पहले जो है वो यूआर कैटेगरी के पोस्ट को फिलअप किया जाएगा, अर्थात उसे भरा जाएगा। इसके बाद जो है यूआर एफ कैटेगरी के और इसके बाद जितने भी कैटेगरी हैं आरक्षित उन सभी को बारीकी ढंग से भरा जाएगा। बहुत सारे लोग ये कमेंट्स कर रहे थे जो आरएफ का मतलब क्या होता है, तो आरएफ जो है आरक्षित वर्ग के महिला होते हैं और वो महिला होते हैं जो आरक्षण का पूर्व से लाभ लिए रहते हैं। अर्थात आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें बीसी महिला, ईबीसी महिला और एससी एसटी महिला ही शामिल हो सकते हैं। इसमें ईडब्ल्यूएस की महिला को शामिल नहीं किया गया है। काउंसलिंग के संबंध में और भी जानकारी ये है कि आपको जो जहाँ भी काउंसलिंग होगा ऊपर से आपको लाउड स्पीकर के माध्यम से हर नियोजन इकाई वार जो है 3 बार आपका नाम पुकारा जाएगा। यदि एक में भी आपका नाम है और यदि 3 बार नाम पुकारने के बाद आप वहाँ नहीं उपस्थित रहते हैं तो फिर आपकी दावेदारी जो है वो खत्म करके दूसरे अभ्यर्थियों का जो सेकेंड पोजीशन पे है उन्हें आपकी दावेदारी सौंप दी जाएगी। फिर आपकी दावा जो है वो बिल्कुल मान्य नहीं होगा। इसीलिए जहाँ भी आपका नंबर 1 में है तो वो स्थान आपको नहीं छोड़ना है। जो भी आपका सेफ जोन है यानी जहां आपको लग रहा है मैं सेफ हूं, वहां से आपको बिल्कुल इधर उधर नहीं करना है। ये सब सारी जानकारी जो है इस नियोजन की जो अधिसूचना जारी हुआ है उसमें स्पष्ट रूप से जिक्र कर दिया गया है, जिसे आप बारीकी ढंग से खुद से भी पढ़ सकते हैं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से जहाँ तक हो सका है आपको साधारण भाषाओं में समझाने की कोशिश किया हूँ। फिर भी यदि कोई डाउट आपको रहता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, वह डाउट हम अगले वीडियो में ज़रूर क्लियर कर देंगे। इसके संबंध में और भी कुछ हैं जो आपको हम जानकारी दे दें। आप देख सकते हैं जो इसके संबंध में जो कोविड-19 को लेकर पूरे प्रोटोकॉल भी पालन किया जाएगा। साथ ही देख सकते हैं जिलावार जो है एनआईसी पर अपलोड भी होगा 4:30 बजे के बाद जो भी चयनित कैंडिडेट होंगे। इसके बाद जो आपको इसके संबंध में जो है एक देख सकते हैं पोर्टल भी है और साथ ही साथ जो है वो आप यहाँ देखेंगे कि ये देखेंगे आप
नंबर भी जारी किया गया है, जहां से आप बिल्कुल जो है यहाँ से अपनी बातों को भी रख सकते हैं, जो देख सकते हैं। दूरभाष संख्या जो है अर्थात फ़ोन नंबर भी जारी किया गया है। यहाँ से यदि कोई समस्या होता है तो इस पर कॉन्टैक्ट करके आप बात भी कर सकते हैं और अपनी बात को भी वहाँ रख सकते हैं। तो यही सब पूरे गाइडलाइन जो है आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग के द्वारा जो है जारी किया गया है काउंसलिंग के संबंध में पूरी अधिसूचना। ये काउंसलिंग की अधिसूचना जो है शिक्षा विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी उपलब्ध है और मैं कोशिश करूंगा इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूं। साथ ही साथ मेरी टेलीग्राम चैनल यदि अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, जिससे कि आपको टीचर नियोजन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि आपको हर नोटिफिकेशन ससमय मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।